साउथ कोरिया में एक ऐसी ताकत है जिसके सामने बड़े से बड़े करोड़पति और नेता भी थर थर कांपते हैं। ये कोई माफिया बॉस या नेता नहीं, बल्कि प्रोसिक्यूटर्स हैं। इन्हें इंसाफ का अवतार माना जाता है, जो बड़े से बड़े टाइकून्स और यहाँ तक कि देश के प्रेसिडेंट को भी उनकी कुर्सी से खींचकर जेल भेज सकते हैं। साउथ कोरिया के कानून में अगर एक प्रोसिक्यूटर आपके पीछे पड़ गया तो बचना नामुमकिन है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? कहते हैं कि हद से ज्यादा ताकत इंसान को भ्रष्ट बना देती है। टेसू की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। स्कूल के दिनों में टेसू एक आवारा गुंडा था जिसे सिर्फ लड़ाई झगड़ा आता था। उसके पिता भी अपने इलाके के बड़े बदमाश थे। लेकिन एक दिन टेसू ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी दुनिया हिला दी। उसने देखा कि उसके घमंडी पिता जमीन पर घुटनों के बल बैठे एक नौजवान लड़के के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एक प्रोसिक्यूटर था। उस पल टेसू को समझ आया कि असली ताकत लाठी डंडे में नहीं बल्कि उस कुर्सी और काले कोट में है। उस दिन के बाद टेसू ने पढ़ाई करने की कसम खाई। शुरुआत में उसे नींद आती थी तो उसने व्हाइट नॉइज स्टडी मेथड अपनाया, यानी शोर शराबे और भीड़ के बीच बैठकर पढ़ना। कुछ ही महीनों में टेसू ने 53rd रैंक से सीधा 12th रैंक हासिल करके सबको हैरान कर दिया। उसके टीचर को लगा कि उसने नकल की है, लेकिन टेसू ने पूरी क्लास के सामने दोबारा टेस्ट देकर अपनी काबिलियत साबित कर दी। उसने देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सोल नेशनल यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की और सिर्फ 2 साल में मुश्किल एग्जाम पास करके 1991 में एक एलीट प्रोसिक्यूटर बन गया। अब टेसू की किस्मत पूरी तरह बदल चुकी थी। वो शादी के बाजार में सबसे ज्यादा डिमांड वाला दूल्हा बन गया। उसने एक बहुत अमीर खानदान की लड़की से शादी की। उसके ससुर पर कभी किसी प्रोसिक्यूटर ने 7 बिलियन का जुर्माना लगाया था, इसीलिए उन्होंने टेसू को काम के पहले ही दिन एक चमचमाती लग्जरी स्पोर्ट्स कार तोहफे में दी। लेकिन जैसे ही टेसू ने प्रोसिक्यूटर ऑफिस के गेट के अंदर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि ये नौकरी वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था। एक प्रोसिक्यूटर को साल में करीब 3000 केस संभालने पड़ते थे। काम का बोझ इतना था कि उसे चैन की सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता था। 2 साल तक टेसू इसी उबाऊ काम में फंसा रहा। लेकिन फिर एक ऐसा केस आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक स्पोर्ट्स टीचर ने अपनी ही स्टूडेंट के साथ बदतमीजी की थी। ये केस पूरी तरह साफ था, लेकिन बड़े लोगों के दबाव की वजह से इसे चुपचाप रफा दफा किया जा रहा था। जांच में पता चला कि उस टीचर का बाप नेशनल असेंबली का एक बहुत ताकतवर नेता है। जब वो टीचर टेसू के सामने बैठा तो उसकी अकड़ 7वें आसमान पर थी। वो टेसू के साथ ऐसे बात कर रहा था जैसे वो भाई हों, और उसने टेसू को अपनी घटिया लाइफस्टाइल में शामिल होने का न्योता तक दे दिया। टेसू को बहुत गुस्सा आया और उसने ठान लिया कि वो उस बच्ची और उसकी माँ को साफ दिलाकर रहेगा। जब वो बच्ची की मां से मिला तो पता चला कि वो दिमागी रूप से थोड़ी कमजोर हैं और स्कूल भी उस अपराधी टीचर को बचाने में लगा हुआ है। टेसू दिन रात सबूत जुटाने में लग गया। लेकिन उसी रात उसका एक सीनियर, जिसका नाम दोंगचुल था, उससे मिलने आया। दोंगचुल उसे आधी रात को सियोल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी और आलीशान इमारत के सामने ले गया। ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिस था, हर प्रोसिक्यूटर का सपना। दोंगचुल ने वहां आने की असली वजह बताई। दरअसल उस अपराधी टीचर का नेता, बाप और प्रोसिक्यूटर विभाग का हेड कांगसिक आपस में गहरे दोस्त थे। दोंगचुल ने टेसू के सामने घुटने टेक दिए और उससे गुजारिश की कि वो इस केस को खत्म कर दे। इसके बदले में टेसू को छोटे शहर से हटाकर सियोल के सबसे ऊंचे और ताकतवर अफसरों के ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। अब टेसू के सामने बहुत बड़ा सवाल था। क्या वो एक साधारण प्रोसिक्यूटर बनकर रह जाए या अपनी आत्मा बेचकर देश के सबसे ताकतवर 1% लोगों में शामिल हो जाए? टेसू पूरी रात इसी कशमकश में जागता रहा। अगले दिन टेसू ने उस केस को रफा दफा कर दिया। उसने पीड़ित लड़की की मां को मुआवजे के तौर पर 50 मिलियन दिलवाए। वो गरीब महिला चेक पर लिखे 0 गिनते गिनते थक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। सियोल ट्रांसफर होने के पहले ही दिन दोंगचुल उसे एक गुप्त जगह पर ले गया। वो लिफ्ट से एक बहुत ऊंची इमारत के पेंट हाउस पहुंचे। ये एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ कोरिया के सबसे ताकतवर लोग ही आ सकते थे। वहां बड़ी बड़ी हीरोइनें और मशहूर लोग मौजूद थे, लेकिन वहां सबसे खास आदमी कांगसिक था, जो स्ट्रेटजी डिवीजन 3 का हेड था। जब टेसू उसके पास पहुंचा तो घमंडी कांगसिक ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। लेकिन टेसू को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया जब उसने देखा कि वही अपराधी टीचर भी वहां मजे कर रहा था। टेसू का खून खौल उठा और वो वहां से जाने लगा। तभी कांगसिक ने उसकी तरफ ड्रिंक फेंकी और टेसू के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। कांगसिक ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी उस मामूली और गरीब शहर में रहने के लिए इतनी पढ़ाई और मेहनत की थी? अपना बेकार का गौरव छोड़ो और वहां पहुंचो जहां तुम्हें होना चाहिए। उस रात टेसू उसी अपराधी के साथ बैठकर शराब पीने लगा जिसे उसे जेल भेजना था। वो उस गंदी दुनिया और अय्याशी में खो गया। उसे समझ आ गया कि ये तो बस शुरुआत है। अब वो ताकत की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कभी नहीं रुकेगा। जब वो वहां से निकले तो टेसू सम्मान के साथ कांगसिक को विदा कर रहा था। तभी उस नीच टीचर ने टेसू को आवाज
दी और अपनी गंदी बातों से उसे उकसाने लगा। टेसू फटने ही वाला था कि तभी अंधेरे से एक साया निकला और उसने उस टीचर को लात मारकर जमीन पर ढेर कर दिया। उस अनजान आदमी ने उसे इतनी बुरी तरह मारा कि वो फिर कभी ऐसा जुर्म करने लायक नहीं बचा। जब वो आदमी मुड़ा तो टेसू की पुरानी यादें ताजा हो गईं। वो उसका स्कूल का पुराना दोस्त डूसिक था, लेकिन आज उन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। जहां टेसू एक सरकारी अफसर बनने के लिए पढ़ रहा था, वहीं डूसिक वाइल्ड डॉग्स नाम के सबसे बड़े लोकल गैंग में शामिल हो गया था। अपनी बेमिसाल ताकत और खौफनाक रवैये की वजह से डुइल अपने गैंग के बॉस का सबसे खास आदमी बन गया। असल में कैंगसिक अपनी राह में आने वाले सभी राजनैतिक और कानूनी दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए वाइल्ड डॉग्स गैंग का इस्तेमाल करता था। ये गैंग कैंगसिक के उन सभी गंदे कामों को ठिकाने लगाता था जिन्हें दुनिया की नजरों से छिपा कर रखना होता था। डुइल ने टेसू के सामने एक सौदा रखा। उसने कहा कि वो टेसू के लिए वही काम करेगा जो उसका बॉस कैंगसिक के लिए करता है, यानी उजाले के पीछे का अंधेरा। जो काम कोर्ट कचहरी में नहीं हो सकते, उन्हें डुइल अपनी ताकत से निपटाएगा। दूसरी तरफ वो अपराधी टीचर अपनी चोटों की वजह से सरेंडर कर देता है और उसे सिर्फ 3 साल की मामूली सजा मिलती है। यहीं से टेसू के सुनहरे दौर की शुरुआत होती है। कैंगसिक के करीब रहने की वजह से टेसू अब अनटचेबल बन चुका था। चाहे कोई अरबपति बिजनेसमैन हो या कोई बड़ा अफसर, सब उनके सामने भीगी बिल्ली बन जाते थे। मीडिया का इस्तेमाल करके वो जिस केस को चाहते उसे पूरे देश की सनसनी बना देते थे। उस वक्त पूरे साउथ कोरिया में इस तिकड़ी की ताकत की कोई सीमा नहीं थी। वो जो चाहते थे वो करवा सकते थे। ताइसू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके डुइल को सिर्फ 3 महीने में जेल से बाहर निकलवा दिया। उसकी निजी जिंदगी भी पूरी तरह बदल गई। उसकी पत्नी, जो पहले सुबह 6 बजे की मामूली न्यूज एंकर थी, कैंगसिक के एक फोन कॉल की वजह से रातों रात प्राइम टाइम सुपरस्टार बन गई। अपने ससुराल में भी टेसू अब एक मामूली दामाद से घर का गोल्डन बॉय बन गया था। कहते हैं ना, जब एक इंसान की ताकत बढ़ती है तो उसका पूरा खानदान उसका फायदा उठाता है। टेसू के पिता और बहन उसके नाम का इस्तेमाल करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हथियाने लगे, लेकिन उनमें इतनी समझ नहीं थी कि वो अपनी इस नई हैसियत को संभाल सकें, और देखते ही देखते उन्होंने सारा पैसा बर्बाद कर दिया। फिर आता है 1968 का साल, प्रेसिडेंट के चुनाव का वक्त। ये किसी भी प्रोसिक्यूटर के लिए सबसे नाजुक समय होता है, क्योंकि सबको किसी न किसी का पक्ष चुनना पड़ता है। अगर आपने सही खिलाड़ी पर दांव लगाया तो अगले 5 साल आपकी मुट्ठी में होंगे, लेकिन अगर चुनाव गलत हुआ तो आप सीधे शिखर से जमीन पर गिर जाएंगे। जाहिर है, कैंगसिक हाथ पर हाथ धरे किस्मत के भरोसे नहीं बैठने वाला था। उसने गुपचुप तरीके से उम्मीदवार किम से मुलाकात की और उन्हें विपक्षी पार्टी की काली करतूतों से भरी एक गुप्त फाइल सौंप दी। किम ने उससे वादा किया, अगर मैं जीता तो तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अपनी जीत पक्की करने के लिए कैंगसिक ने अंधविश्वास का सहारा भी लिया। उन ताकतवर मर्दों को एक तांत्रिक के सामने घुटने टेकते देखना जितना अजीब था, उतना ही हैरान करने वाला भी। चुनाव की रात कैंगसिक के चेहरे पर भी जबरदस्त तनाव था, क्योंकि सबका भविष्य दांव पर लगा था। लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वो जीत गए। उस रात उन्होंने कामयाबी का जश्न ऐशो आराम और शराब में डूबकर मनाया। लेकिन जहां कोई जीतता है वहां किसी न किसी की हार भी होती है। नई सरकार बनते ही कैंगसिक ने अपने राजनीतिक दुश्मनों को खत्म करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने एक बड़ी कंपनी पर टैक्स चोरी का इल्जाम लगाया और उसे विपक्ष और गुंडों से जोड़ दिया। मीडिया के जरिए इस खबर को इतना उछाला गया कि जनता की नजर में विपक्ष पूरी तरह गिर गया। जब भी विपक्ष पलटवार करता, कैंगसिक किसी मशहूर हीरोइन के ड्रग स्कैंडल की खबर लीक कर देता ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। उनकी दुनिया में सच साबित करने से ज्यादा जरूरी जनता का ध्यान भटकाना था। विपक्ष के खत्म होते ही इस तिकड़ी की चांदी हो गई। वाइल्ड डॉग्स गैंग ने अपने सभी दुश्मनों के इलाकों पर कब्जा कर लिया। डुइल अपने बॉस की तरफ से सियोल के सबसे महंगे इलाके गैंगनाम में शिफ्ट हो गया, लेकिन वो चुपचाप अपना अलग खेल खेल रहा था। वो अपनी खुद की फौज तैयार कर रहा था और चोरी छिपे पैसा इकट्ठा कर रहा था ताकि उसका अपना एक अलग रुतबा हो। अब ताइसू, कैंगसिक और दोंगचुल की ये तिकड़ी अपनी ताकत के 7वें आसमान पर थी। उनका घमंड इतना बढ़ गया था कि वो प्रतिबंधित मिलिट्री जोन में भी बेखौफ होकर धूप सेंकते थे। वो जहां भी जाते, पुलिस का काफिला उनके लिए रास्ता साफ करता। उस वक्त वो खुद को साउथ कोरिया के राजा समझते थे। एक दिन एक मशहूर हीरोइन टेसू के ऑफिस आई। उसकी एजेंसी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट के मामले में ब्लैकमेल कर रही थी। टेसू के कहने पर डुइल ने तुरंत दखल दिया और पल भर में उस समस्या को सुलझा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुरा वक्त आता है तो इंसान की अक्ल काम करना बंद कर देती है। जल्द ही एंटी करप्शन विभाग की नजर इस तिकड़ी पर पड़ गई। इस विभाग की कड़क अफसर हयान ने उनकी जांच शुरू की। वो कैंगसिक को पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि इस जंजीर की सबसे कमजोर कड़ी टेसू है। एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान कैंगसिक ने टेसू को अकेले में बुलाकर एक डरावनी चेतावनी दी।
उसने कहा कि डुएल अब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। कांग सिक ने उसे समझाया, याद रखना, अगर तुम कुत्ते को गलत तरीके से पालोगे तो वो अंत में पलटकर तुम्हें ही काटेगा। लेकिन टेसू अब बहुत गहरे दलदल में फंस चुका था। वो डुएल का साथ नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उसके परिवार का बिजनेस पूरी तरह डूब गया था और कर्ज वसूलने वाले उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। सिर्फ डुएल की ताकत ही उन गुंडों को भगा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ सीनियर प्रोसिक्यूटर दोंगचुल भी अपने पिता की गलतियों की वजह से भारी नुकसान झेल रहा था और अपना मानसिक संतुलन खो रहा था। जब डुएल ने देखा कि दोंगचुल पागलों की तरह अपने ही साले को पीट रहा है तो उसने उसे रोका। डुएल अब थक चुका था कि हर कोई उसे एक पालतू कुत्ते की तरह दुत्कारता है। उसने खुद को एक खूंखार शिकारी की तरह तैयार करना शुरू कर दिया और अपने बॉस को भेजे जाने वाले पैसे भी कम कर दिए। हैरानी की बात यह थी कि बड़े बॉस ने इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया, शायद इसलिए क्योंकि 2003 के चुनाव फिर से करीब थे। इस बार म्युंग हुन नाम का एक आम आदमी मैदान में उतरा था जिसने वादा किया था कि सत्ता में आते ही वो पूरे कानूनी सिस्टम की सफाई कर देगा। प्रोसिक्यूटर्स के लिए ये किसी युद्ध के ऐलान जैसा था। उन्हें लगा कि उनकी ताकत अब खतरे में है। इस बार उन्होंने सिर्फ किसी का पक्ष नहीं लिया बल्कि म्युंग हुन को राष्ट्रपति बनने से रोकने की पूरी कोशिश की। कांग सिक ने वही किया जिसमें वो माहिर था। उसने म्युंग हुन के खिलाफ गंदी और झूठी अफवाहें फैलाई, लेकिन इतिहास को बदलना उसके बस में नहीं था। म्युंग हुन चुनाव जीत गए। प्रोसिक्यूटर्स के लिए ये आसमान टूटने जैसा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली और कम पढ़ा लिखा इंसान राष्ट्रपति बन गया है। शपथ लेते ही भ्रष्टाचार की जांच करने वाली टीम उनके पीछे पड़ गई। अखबारों के पहले पन्ने पर प्रोसिक्यूटर्स और गुंडों की मिलीभगत की खबरें छपने लगीं। इस घोटाले की वजह से कांग सिक का नाम बड़े अफसर की लिस्ट से हटा दिया गया। उस दिन टेसू ने अपनी जिंदगी में दूसरी बार वो पल देखा जब कोई अपना आपा खो देता है। कांग सिक बुरी तरह भड़क गया और उसने अपना सारा गुस्सा दोंगचुल पर निकाला। लेकिन टेसू को अभी ये एहसास नहीं था कि कांग सिक ने उसे इस तूफान से बचने के लिए बलि का बकरा बना दिया है। टेसू को सियोल से निकालकर एक बहुत छोटे और मामूली से दफ्तर में भेज दिया गया। उधर डुएल की शामत आ गई थी। पुलिस और गुंडे दोनों उसे ढूंढ रहे थे। किस्मत अच्छी थी कि पुलिस ने उसे पहले पकड़ लिया। कम से कम जेल की सलाखों के पीछे वो जिंदा तो रह सकता था। शिकारी की तरह शातिर कांग सिक ने अपनी चाल चली। उसने अपनी सारी काली करतूतों का इल्जाम अपने जूनियर अफसरों पर डाल दिया। उसने नए राष्ट्रपति की सरकार के सामने अपनी वफादारी साबित करने के लिए पुराने राज्य उनके हवाले कर दिए। कांग सिक अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहा, लेकिन 1 साल बाद ही राष्ट्रपति म्युंग हुन पर मुसीबत आ गई। उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्यवाही शुरू हुई। हजारों लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए और संसद में मारपीट तक होने लगी। आखिरकार उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव पास हो गया और कांग सिक ने इस हंगामे का फायदा उठाकर फिर से सबसे ऊंचे पद पर नजरें गड़ा दी। टेसू जेल में डुएल से मिलने गया। डुएल ने उसे अपने गुप्त पैसों के बारे में बताया और विनती की कि वो बाहर उसके साथियों का ख्याल रखे। टेसू ने वो पैसा लिया और वाइल्ड डॉग्स के एक बड़े बॉस को दे दिया। उसे उम्मीद थी कि पैसा लेकर वो डुएल का पीछा करना छोड़ देंगे। समय बीतता गया, लेकिन टेसू को सियोल वापस बुलाने का कोई बुलावा नहीं आया। इसी बीच जांच अधिकारी एन अचानक उसके दरवाजे पर आ पहुंची। वो टेसू से सच उगलवाना चाहती थी और कांग सिक की उन काली फाइलों तक पहुंचना चाहती थी। लेकिन टेसू अभी भी इसी वहम में था कि उसे वापस सियोल बुला लिया जाएगा। वो अनजान बनने का नाटक करने लगा ताकि उसके सवालों से बच सके। वो चुपके से सियोल भागा ताकि दोंगचुल को एन की जांच के बारे में चेतावनी दे सके। वो एक सुनसान कोने में मिले, लेकिन दोंगचुल अब पूरी तरह बदल चुका था। वो टेसू पर चिल्लाया, बेवकूफ, अगर तुम्हारी जांच हो रही है तो तुम मुझसे मिलने क्यों आए? क्या तुम मुझे भी अपने साथ डुबोना चाहते हो? जब डुएल जेल से बाहर आया तो उसे एक खौफनाक सच पता चला। उसके पास मौजूद एक एक पैसा गायब था और सबको यही लगा कि टेसू ने उसे धोखा दिया है। डुएल के साथ ही उसे गद्दार मानने लगे। गुस्से में भरा डुएल अपने आदमियों के साथ टेसू के पास पहुंचा और चिल्लाकर पूछा, मेरा पैसा कहाँ गया? वो मेरा सब कुछ था। इससे पहले कि टेसू कुछ समझा पाता, वहां एक और गाड़ी आ रुकी। उसमें कांग सिक और दोंगचुल थे। उन्होंने टेसू से कहा कि बुरा वक्त बीत गया है और अब उसके सियोल वापस लौटने का समय आ गया है। वो सब हंसते मुस्कुराते अपनी जीत का जश्न मनाते हुए जा रहे थे कि तभी अचानक एक गाड़ी ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। जब टेसू अस्पताल में जागा तो उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हुआ है। कांग सिक और दोंगचुल को तुरंत सियोल के बड़े अस्पताल भेज दिया गया था, जबकि टेसू को एक छोटे से लोकल अस्पताल में लावारिस छोड़ दिया गया। 6 महीने बीत गए। एक दूसरे केस की जांच के दौरान टेसू ने डुएल के एक पुराने साथी को पकड़ा। उस आदमी के बयान से उस रात का खौफनाक सच सामने आया। वो कार एक्सीडेंट कोई हमला नहीं था,
बल्कि डुइल की एक आखिरी कोशिश थी टेसू को कांगसिक से बचाने की, क्योंकि कांगसिक उसे रास्ते से हटाने की प्लान बना रहा था। डुइल अब एक जानवर की तरह छिपकर नहीं जीना चाहता था। उसने अपनी बची कुची बचत से एक महंगा और शानदार सूट खरीदा। वो डिग्निटी के साथ मरना चाहता था। अपने पुराने बॉस के उकसाने पर डुइल को उन्हीं वाइल्ड डॉग्स ने बेरहमी से मार डाला जिनका वो कभी लीडर था। और ये सब देखते हुए कांगसिक पत्थर दिल बनकर ठंडी कॉफी पी रहा था और उस कत्लेआम का नजारा ले रहा था। ये सुनकर टेसू गहरे दुख और दर्द में डूब गया। लेकिन ये बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। जब तक टेसू एक प्रोसिक्यूटर था, वो कांगसिक के लिए एक ऐसा ढीला धागा था जिसे काटना जरूरी था। उन्होंने टेसू के पिता को गिरफ्तार कर लिया और उन पर दबाव बनाया ताकि टेसू को इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा सके। अपनी बेबसी में टेसू पुरानी बातों को याद कर पछताने लगा। क्या होता अगर उसने उस रात दोंगचुल को मना कर दिया होता? क्या होता अगर वो एक ईमानदार अफसर बना रहता? शायद उसके हाथ खून से न रंगे होते। टीवी पर खबर आई कि साउथ कोरिया के आखिरी जननेता अब नहीं रहे। राजनीतिक दबाव न झेल पाने के कारण राष्ट्रपति म्योंग हुन ने अपने गांव की एक पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। लाखों दुखी लोग उन्हें आखिरी विदाई देने सड़कों पर उमड़ पड़े। दूसरी तरफ कांगसिक कामयाबी से प्रोसिक्यूटर जनरल की कुर्सी पर जा बैठा। जालिम अब भी सबसे ऊपर बैठकर हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे टेसू गुमनामी में ही दम तोड़ देगा। तभी टेसू को कांगसिक की ही एक पुरानी सलाह याद आई। राजनीति में टिके रहने के लिए कभी कमजोर मत पड़ो और अपना बदला जरूर लो। टेसू ने अपनी सारी जायदाद बेचकर वैसा ही एक शानदार सूट खरीदा जैसा डुइल ने पहना था। उसने अब और शिकार न बनने का फैसला किया। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर कांगसिक के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान कर दिया। सबसे पहले उसने जांच अधिकारी हैन को ढूंढा, जिसे कांगसिक ने गांव में भेज दिया था। फिर वो अपने ससुर के पास गया और उनके बड़े संपर्कों के जरिए विपक्षी पार्टी के बड़े नेताओं से मिला। एक मास्टरमाइंड राजनेता की तरह तैयारी करके टेसू ने पूरे देश को चौंका दिया। उसने नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ने का फैसला किया ताकि वो कानूनी सिस्टम की गंदगी को सबके सामने ला सके। जैसे ही टेसू टीवी पर आया, कांगसिक के पसीने छूटने लगे। जनता को टेसू की बातों में राष्ट्रपति म्योंग हुन की झलक दिखने लगी। उसी वक्त हयान ने वाइल्ड डॉग्स गैंग पर धावा बोल दिया। डुइल के पुराने साथियों ने बिना डरे सरेंडर किया और गैंग के सारे काले कारनामे खोल दिए। कांगसिक और गुंडों का गुप्त रिश्ता अब दुनिया के सामने था। कांगसिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से किसी सेलिब्रिटी का स्कैंडल लीक करने की कोशिश की ताकि खबर दब जाए, लेकिन टेसू ने उससे भी बड़ा दांव खेला। उसने असेंबली की रेस छोड़कर सीधे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये खबर किसी परमाणु बम की तरह फटी। अब कांगसिक की कोई भी चाल काम नहीं आ रही थी। ह्यान सबूतों के पहाड़ के साथ आई और कांगसिक को ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया। राजा की पार्टी अब खत्म हो चुकी थी। जब टेसू मंच पर चढ़ा तो उसने वही शब्द कहे जो सालों पहले म्योंग हुन ने अपनी शपथ में कहे थे। कांगसिक पूरी तरह टूट चुका था और जेल जा रहा था। दोंगचुल भी एक मामूली जुर्म में पकड़ा गया। टेसू, जो कभी एक वफादार शिकारी कुत्ता था, अब जनता के भारी समर्थन के साथ एक बड़ा नेता बन चुका था, क्योंकि उसने आखिरकार इंसाफ का रास्ता चुना। क्या उसका राजनीतिक भविष्य उज्जवल होगा? क्या वो भी सत्ता और भ्रष्टाचार के उसी जाल में फंस जाएगा जिसमें उसके पुराने साथी फंसे थे? हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।